हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्या अकेडमी। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हमारा टॉपिक है गरीबी या पुअर्टी। क्लियर है? गरीबी और बेरोजगारी दोनों साथ में पढ़ेंगे। पहले गरीबी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर क्या, बेरोजगारी। तो चलिए देखते हैं हम पुअर्टी। तो इसको हम देखेंगे मुख्य परीक्षा के हिसाब से। अगर हम देखें इसे तो अर्थ, रूप, मापन, कारण, प्रभाव और निवारण के उपाय, इन टॉपिक्स पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम देखते हैं क्या गरीबी का अर्थ। चलिए, तो गरीबी जो है उस आर्थिक स्थिति का द्योतक है। क्लियर है? गरीबी जो है क्या है, उस आर्थिक स्थिति का द्योतक है जब व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप सिंपली समझ सकते हैं गरीबी का अर्थ क्या होगा। तो बस इसे लिखने के लिए काम आएगा, टेक्निकल जो ज़्यादा वर्ड्स में यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो गरीबी जो एक ऐसा है, उस आर्थिक स्थिति का द्योतक है जब व्यक्ति की आय या व्यक्ति की इनकम इतनी कम हो जाती है, क्लियर है, कि वह क्या नहीं कर पाता है, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी क्या रहता है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, क्लियर है, उसको भी पूरा करने में क्या रहता है, वो असमर्थ रहता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गरीबी का अर्थ हो जाएगा। अगर हम गरीबी के रूप की बात करें तो ये क्या होगा आपका, निरपेक्ष गरीबी, और क्या होगा आपका, सापेक्ष गरीबी। क्लियर है? निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो देखते हैं दोनों को। पहले देखते हैं किसको, निरपेक्ष गरीबी को। तो एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होगा, देखिए आप, ये जो है कैसा, ये गंभीर अभाव की स्थिति है। क्लियर है? आप समझिएगा इसको। निरपेक्ष गरीबी जो है वो कैसा है आपका, एक गंभीर अभाव की स्थिति है। ये कैसा है, ये न सिर्फ व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ी है, बल्कि यह किससे जुड़ी हुई है, जनता की पहुंच से जुड़ी हुई है। अब देखिए, समझिए इसको कि निरपेक्ष गरीबी या फिर क्या एब्सोल्यूट पुअर्टी या फिर जो है निरपेक्ष गरीबी में किस व्यक्ति को हम रखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति, क्लियर है, जो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है, ये तो ठीक है यहाँ तक। पर मान लीजिए सरकार गरीबी दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम की पहुंच भी उस व्यक्ति तक अगर न हो पाए तो आप समझ सकते हैं ऐसा व्यक्ति क्या होगा, आप उसको दुनिया में कहीं भी छोड़ दीजिए, वो क्या कहलाएगा, आपका गरीब कहलाएगा। क्लियर है? तो निरपेक्ष गरीबी कहने का मतलब क्या होगा, ये जो है आधारभूत आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि किससे जुड़ा हुआ है, ये जनता की पहुंच से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सरकार बहुत सारे पुअर्टी इरेडिकेशन के लिए, गरीबी निवारण के लिए क्या करती है, उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। पर इतने कार्यक्रम चलाने के बाद भी देश में कैसा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति करके अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति सरकार की उन योजनाओं का लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं, या अगर हम ये कहें कि सरकार की योजनाएं उन्हें पता ही नहीं है, या सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप समझ सकते हैं यहां पर। तो ये कहने का मतलब क्या होगा आपका, कि निरपेक्ष गरीबी अर्थात क्या होगा, ये कि अगर जनता तक पहुंच ही ना पाए, क्लियर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, मतलब सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठा ना पाए, सरकार अब जितना भी प्रयास कर ले उसके बाद भी क्या नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर, फिर गरीब से ऊपर उठा नहीं सकते, गरीबी से ऊपर से उठा नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति आप कहीं भी उन्हें छोड़ दीजिए, वो क्या कहलाएंगे आपके, वो गरीब कहलाएंगे वो। क्लियर है? अब देखिए, इसके मापन के लिए एक्चुअल में किसको बनाया गया, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया गया। तो इस संबंध में विश्व बैंक ने क्या कहा कि भारत में, क्लियर है, विश्व बैंक ने क्या कहा कि $1.25 प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, निरपेक्ष गरीबी से ऊपर होगा। तो देखिए, विश्व बैंक ने पूरे देश के, पूरे हर जगह के लिए बताया उन्होंने, तो लेकिन $1.25, तो उस जमाने के हिसाब से अगर हम देखें तो उस समय 50 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में 50 रुपये, 50 रुपये कैसा है, उस समय के हिसाब से क्या था, पॉसिबल नहीं था किसी के लिए। तो यहाँ पर विश्व बैंक का जो था कि $1.25, क्योंकि उस समय रुपये कैसा था, अभी भी है, ठीक है, तो रुपये कैसा है, डॉलर के मुकाबले कैसा है, बहुत कमजोर है। तो उसने डॉलर में बताया कि $1.25 कमाने वाला व्यक्ति कैसा होगा, प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी से ऊपर होगा। लेकिन ये जो है कंडीशन भारत में क्या था, एप्लीकेबल नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया कि भारत में इसके मापन के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा, पुअर्टी लाइन की अवधारणा क्या की गई, लाई गई। अब देखिए, ये गरीबी रेखा की अवधारणा क्या थी। क्लियर है? तो गरीबी रेखा, इसको अच्छे तौर से समझेंगे जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर है? तो इस गरीबी रेखा या फिर पुअर्टी लाइन के निर्धारण के लिए, क्लियर है,
दो तरीके बताए गए। पहला था क्या आपका कैलोरी अंतर्ग्रहण, दूसरा था आपका न्यूनतम उपभोग व्यय, मिनिमम कंज्यूम एक्सपेंडिचर। क्लियर है? पहला था आपका कैलोरी अंतर्ग्रहण और दूसरा था क्या आपका न्यूनतम उपभोग व्यय। अब देखिए पहले समझते हैं हम किसको, कैलोरी अंतर्ग्रहण को। तो कैलोरी आप समझ सकते हैं, कैलोरी ये ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए। क्लियर है? तो उस कैलोरी के अकॉर्डिंग या फिर उस कैलोरी के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, किसी को गरीब और किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को मतलब गरीबी रेखा के ऊपर और किसी को क्या कर रहे हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे ठहरा रहे हैं। क्लियर है? तो इसके लिए क्या हुआ था, 1993 में 1993 में क्या बनी, लकड़वाला समिति बनी। क्लियर है? 1993 में लकड़वाला समिति की क्या आई, रिपोर्ट आई। ठीक है? अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी, 2100 कैलोरी। चूंकि गांव में कार्य अधिक करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाले कार्य होते हैं, तो कितना बोला गया, 2400 कैलोरी बोला गया। क्लियर है? और शहरों में कितना कैलोरी, अगर 2100 कैलोरी किसी व्यक्ति को अगर मिलता है, क्लियर है, तो व्यक्ति क्या है, वो निरपेक्ष गरीबी से क्या होगा, ऊपर होगा। क्लियर है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है। क्लियर है? और भौगोलिक रूप से भी कैसा है, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर हमेशा बर्फबारी हो रही है, कहीं पर हमेशा बरसात हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हर राज्य के लिए क्या होगा, आपको अलग अलग कैलोरी की क्या है, आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, उस समय 25 स्टेट और 7 क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे, मतलब 32 गरीबी रेखा क्या करनी पड़ती है आपको, निर्धारित करनी पड़ती, जो कि क्या था, और भी ज़्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स हो जाता। क्लियर है? तो लेकिन इसके बाद भी क्या किया गया था, इस दौरान जो है गरीबी को मापा गया, तो इस समय गरीबी कितनी आई आपकी। क्लियर है? इस दौरान आपकी जो गरीबी आई वो थी आपकी 36%। क्लियर है? इस दौरान जो गरीबी आई वो थी कितनी आपकी, 36%। क्लियर है? तो ये क्या था आपका निरपेक्ष गरीबी को मापने का ठीक पहला क्या था आपका, कैलोरी अंतर्ग्रहण। क्लियर है? चलिए अगला है आपका न्यूनतम उपभोग व्यय। क्लियर है? चलिए अगला है आपका न्यूनतम उपभोग व्यय। क्लियर है? अब देखिए न्यूनतम उपभोग व्यय नाम से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को, क्लियर है, कितना मतलब एक व्यक्ति को उपभोग करने के लिए कितने व्यय की आवश्यकता है। क्लियर है? या फिर आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को कुल मिलाकर एक दिन में कितना रुपए कमाना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो देखिए इसके लिए एक समिति बनी, उसका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। और इसी ने क्या किया, इसने पहले विरोध किया किसका, कि आप क्या करें, कैलोरी अंतर्ग्रहण क्या करें, आप उसको खत्म करें, उसके बदले किसको लेकर आए, आप न्यूनतम उपभोग व्यय को लेकर आए। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने न्यूनतम उपभोग व्यय को आधार बनाया और 2009 में अपनी क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। और क्या कहा कि गांव में 27 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, निरपेक्ष गरीबी से क्या होगा, ऊपर होगा। और उसी प्रकार शहर में 33 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, निरपेक्ष गरीबी से ऊपर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जब इसका सर्वे किया गया तो कितना आया आपका, भारत में 37% लोग पुनः क्या आए, गरीब आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब कैलोरी अंतर्ग्रहण से जब किया गया तो उस समय कितने आए थे, 36% लोग गरीब आए थे। और इसका क्या किया गया, बहुत विरोध किया गया कि ये गलत डाटा है। पर बाद में जब किससे, न्यूनतम उपभोग व्यय से जब नापा गया तो उस समय भारत में गरीबी कितनी आई, 37%। तो आप समझ सकते हैं केवल 1% का क्या निकला, यहाँ पर अंतर आया। क्लियर है? अब फिर से क्या होने लगा, फिर से विरोध हुआ। तो इसे फिर से शांत करने के लिए क्या हुआ, रंगराजन समिति बनाई गई। और इसने भी बताया कि गांव में कितना रुपए, 32 रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, गरीबी रेखा से ऊपर होगा। और शहर में कितना रुपए, 47 रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, गरीबी रेखा से ऊपर होगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट और किसकी रिपोर्ट, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट। क्लियर है? तो आप यहाँ पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम से भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने कितना कहा था शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। और उसी पर पूछता है कि आपका कि रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कितना बताया था। क्लियर है? तो उन्होंने कितना बताया था, सुरेश तेंदुलकर ने कितना बताया था आपका, गांव में 27 रुपये और शहरों में कितना रुपए, 33 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति। और रंगराजन कितना बताया था कि गांव में 32 रुपये और शहरों में कितना रुपए, 47 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कैसा होगा।
प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति कैसा होगा, ये गरीबी रेखा से क्या होगा, ऊपर होगा। और दोनों ने जिसको आधार बनाया था मापन के लिए वो क्या था, आपका न्यूनतम उपभोग व्यय था। चलिए तो देखते हैं, हमने देख लिया था क्या गरीबी में हमने देखा था निरपेक्ष गरीबी, क्लियर है, और उसके मापन के उपाय देखा था हमने, क्लियर है। तो आज हम देखते हैं क्या, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, क्लियर है। तो जैसा आपने देखा था कि निरपेक्ष गरीबी क्या था, कि गरीबी की एक क्या है वो, मतलब अत्यंत कैसा है वो, एक अभाव वाली अवस्था है, जहाँ पर कैसा है व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कैसा है वो असमर्थ है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मतलब ऐसा व्यक्ति है जहाँ तक क्या नहीं हो पा रहा है, सरकार की योजनाएं भी उस तक पहुँच नहीं पा रही हैं। मतलब निरपेक्ष गरीबी वाला जो व्यक्ति है उसको आप दुनिया में कहीं भी छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति कैसा रहेगा, वो गरीब रहेगा, क्लियर है। तो वो एक कैसा है, गंभीर अभाव वाली स्थिति थी। अब यहाँ पर देखिए आप सापेक्ष गरीबी में, अब सापेक्ष गरीबी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। अब देखिए अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश, क्लियर है, मतलब दो देश, ठीक है, दो क्षेत्र, क्लियर है, दो व्यक्ति ये आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब तुलना कैसा होता है, देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो प्रति माह कमाता है कितना रुपए, 50,000 रुपए, क्लियर है, प्रति माह कमाता है कितना रुपए, 50,000 रुपए। क्या यह व्यक्ति गरीब है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता है, एक बड़ा किसान है, वो कमाता है प्रति माह कितना रुपए, 1 लाख रुपए। कितना कमाता है प्रति माह, 1 लाख रुपए। ये व्यक्ति गरीब है क्या, नहीं, पर ये व्यक्ति अमीर है कि नहीं है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। तो ये व्यक्ति इसके मुकाबले क्या हो गया, गरीब हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति शहर में रहता है और वो प्रति माह कमाता है कितना रुपए, 1 करोड़ रुपए, प्रति माह कमाता है कितना रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो ये व्यक्ति तो इससे और क्या हो गया, गरीब हो गया। ये भी इससे क्या हो गया, गरीब हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो क्या करता है, वो प्रतिदिन कमाता है कितना रुपए, 10 करोड़ रुपए, क्लियर है। तो इसके मुकाबले तो ये सब कैसे हो गए, गरीब हो गए। ये तो अत्यंत गरीब हो गया, किसके मुकाबले, इस 10 करोड़ रुपए कमाने वाले के मुकाबले। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो दो देश होते हैं, क्षेत्र होते हैं, व्यक्ति ये क्या करता है, ये आपस में अपनी आय की क्या करता है, तुलना करता है, और ये पाता है कि एक व्यक्ति दूसरे के मुकाबले, एक देश दूसरे के मुकाबले, एक क्षेत्र दूसरे के मुकाबले कैसा है, तुलनात्मक रूप से कैसा है, अमीर अथवा कैसा है, गरीब है। तो ये गरीबी कैसा है, ये निरपेक्ष गरीबी के समान क्या है, गंभीर अभाव वाली स्थिति नहीं है, बल्कि क्या है, ये गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन क्या करता है, प्रस्तुत करता है, क्लियर है। ये आर्थिक विषमता को दिखाता है, क्लियर है। ये क्या किसको दिखाता है आपका, ये आर्थिक विषमता को दिखाता है, क्लियर है। मतलब जो आय का वितरण है कैसा हो रहा है, वो एक व्यक्ति कमा रहा है 50,000 रुपए, एक व्यक्ति कमा रहा है कितना रुपए, 10 करोड़ रुपए, क्लियर है। तो 10 करोड़ वाला व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा अमीर है, किसके मुकाबले, 50,000 कमाने वाले के मुकाबले। पर ये व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन अगर हम तुलना करें किससे, इस 10 करोड़ कमाने वाले से, तो क्या हो जाएगा, ये अत्यंत क्या हो जाएगा, अमीर, और ये अत्यंत क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या है आपका, ये गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, और ये कैसा है, ये आर्थिक विषमता का क्या है, ये द्योतक है, क्लियर है। अब देखिए इसके भी मापन देख लेते हैं हम। इसके मापन के लिए सन 1905 में लॉरेंज नाम के विद्वान ने क्या बनाया, ठीक, एक अपना वक्र बनाया, और उस वक्र के माध्यम से क्या बताया उन्होंने, इसको सापेक्ष गरीबी को बताने का, समझाने का, मापने का प्रयास किया। अब देखिए इनके वक्र में क्या था, उन्होंने बताया कि इसमें 2 एक्सिस लिए, एक आप देख सकते हैं OX और एक क्या है आपका OY, क्लियर है। और यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींचा, वो क्या था आपका OZ, ठीक है, OX, OY एंड OZ। OX में क्या रखा उन्होंने, आय को रखा, इनकम को। OY में किसको रखा, आय प्राप्तकर्ता को, इनकम रिसीवर को। मतलब ये आय है और ये आय प्राप्त करता है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आर्थिक समानता की रेखा होगी, क्लियर है। इसको क्या बोला उन्होंने, OZ को क्या बोला उन्होंने, आर्थिक समानता की रेखा। मतलब कि जहाँ पर क्या होगा, जितना भी आय है, क्लियर है, OX में क्या है आपका आय, जितना भी आय है वो आय प्राप्तकर्ताओं में समान रूप से अगर बढ़ जाए, मतलब कि X = Y, तो ये क्या होगी,
यहाँ पर किसी भी प्रकार से आय में क्या होगा, असमान वितरण नहीं होगा, किसी का भी आय ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि जितना आय है वो आय क्या हो रहा है, आय प्राप्तकर्ताओं में समान रूप से बढ़ जा रहा है। तो ये स्थिति क्या होगी, आपकी आर्थिक समानता की रेखा होगी OZ, जहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ये क्या है आपका, ये आर्थिक विषमता की रेखा है। क्लियर है, ये कैसा है, OX जो है वो कैसा है, आर्थिक विषमता की रेखा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आय का वितरण क्या हो जाएगा। क्लियर है, अगर जो है OX दिखाता है किसको, आर्थिक विषमता को दिखाता है, और OZ किसको दिखाता है, आपका OZ आपका दिखाता है किसको, आर्थिक समानता को दिखाता है। लेकिन देखिए लॉरेंज के वक्र को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कौन सा आपको, सापेक्ष गरीबी। क्यों, क्योंकि लॉरेंज ने इसकी गणितीय व्याख्या नहीं की थी। क्लियर है, जब तक इसकी गणितीय व्याख्या नहीं की जाएगी तो ये स्पष्ट रूप से क्या नहीं होगा, इसका मापन संभव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या क्या इन्होंने देखिए कि 1911 में इटली के एक अर्थशास्त्री, उनका नाम था क्या, गिनी। तो गिनी ने क्या किया, लॉरेंज वक्र को आधार बनाया और क्या दिया उन्होंने, गिनी गुणांक दिया। ठीक, गिनी इंडेक्स। तो देखिए इटली के अर्थशास्त्री हैं कौन, गिनी। तो इन्होंने क्या किया, लॉरेंज वक्र को ही आधार बनाया है और क्या कर रहे हैं, वो एक गिनी गुणांक क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो गिनी गुणांक होगा, क्लियर है, ये लॉरेंज वक्र के आधार पर ही क्या होगा, चलेगा। तो उन्होंने कहा कि गिनी गुणांक जो होगा, जो ये इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स 0 और 1 के बीच होगा। अगर 0 होगा इंडेक्स, गिनी गुणांक का वैल्यू अगर क्या होगा, 0 होगा, तो विषमता क्या होगी, 0 होगी। मतलब वहां पर विषमता बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर जो है ये गिनी इंडेक्स 1 होगा तो विषमता क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, देखिए अगर जो है गिनी इंडेक्स कितना होगा, बोलो उन्होंने, गिनी इंडेक्स का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वो 0 और 1 के बीच होगा। अगर जो है 0 होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विषमता 0 होगी, अर्थात विषमता बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर जो है 1 होगा तो विषमता क्या होगी, अधिकतम होगी। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्व बनाया, किसका, लॉरेंज का ही। वही किया उन्होंने, y एक्सिस लिया, यहाँ पर क्या लिया, x एक्सिस लिया, यहाँ पर इनकम रिसीवर। क्लियर है, यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, इनकम, यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, इनकम रिसीवर। क्लियर है। तो OX OY जैसे हमने यहाँ पर देखा था, OX ये क्या थी, यहाँ पर आर्थिक विषमता की रेखा थी। क्लियर है। और ये क्या थी, ये जो इन्होंने OZ जो लाइन खींचा इन्होंने, OZ, क्लियर है, ये जो OZ है ये वही आर्थिक समानता की क्या है, रेखा है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो लॉरेंज कर्व है, ठीक है, ये लॉरेंज कर्व अब कहाँ पर रहता है, ठीक, इसके अनुसार क्या होगा, आपका गिनी गुणांक क्या होगा, डिसाइड होगा। तो देखिए ये क्या है, ये OX है, जिसको हमने क्या कहा है, आर्थिक विषमता की रेखा कहा है। क्लियर है। और ये क्या है, OY है आपका, OY क्या है आपका, इनकम रिसीवर को दिखाता है आपका। और ये जो रेखा है OZ, ये किसकी रेखा है, आर्थिक समानता की रेखा है। क्लियर है, जहां पर x इज इक्वल टू क्या है, y है, मतलब जितना भी आय आ रहा है वो आय क्या हो रहा है आपका, वो आय प्राप्तकर्ताओं में समान रूप से क्या हो रहा है, वो वितरित हो जा रहा है। और ये क्या है आपकी, एक जो रेखा इन्होंने बनाया वो था क्या आपका, लॉरेंज रेखा। अब देखिए लॉरेंज रेखा और किसके बीच में, आर्थिक समानता की रेखा के बीच में क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। इस एरिया को हम नाम दे देते हैं A। इस एरिया का हम नाम दे देते हैं क्या, A। ये जो एरिया है इसका नाम क्या हो गया आपका, A। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका A। अब देखिए क्या बता रहे हैं वो, कि इन्होंने गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा। क्लियर है, क्या लिखा इन्होंने, कि एरिया ऑफ A, क्लियर है, ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ A। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका जो दिखा रहे हैं वाला, ठीक, एरिया ऑफ A, मतलब कि आर्थिक समानता की रेखा और लॉरेंज रेखा के जो बीच में जो एरिया बन रहा है वो एरिया ऑफ क्या है, A। एरिया ऑफ A डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OXZ। एरिया ऑफ ट्रायंगल OXZ, ये O, क्लियर है, OXZ, क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OXZ। क्लियर है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है आपका OXZ। तो क्या कहा इन्होंने, एरिया ऑफ A डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OXZ। ये क्या होगा, गिनी इंडेक्स क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसमें अगर ये जो लॉरेंज रेखा है, क्लियर है, जो OZ के जस्ट नीचे में है आपका, ये जो लॉरेंज रेखा है, अगर ये लॉरेंज रेखा क्या हो जाए, क्लियर है, ये लॉरेंज रेखा खिसक कर कहां पर आ जाए, OZ पे आ जाए। अगर ये लॉरेंज रेखा कहां पर आ जाए, OZ पर आ जाए। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देख कैसे 0 हो जाएगा ये। क्लियर है, ये जो है आपकी क्या है, ये आर्थिक समानता की रेखा है OZ। क्लियर है,
तो हम क्या कह रहे हैं कि जो लॉरेंज रेखा है, क्लियर है, ये आपकी लॉरेंज रेखा है, ये लॉरेंज रेखा अगर क्या हो जाए, ओजेड पे आ जाए, क्लियर है, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, क्लियर है। तो एरिया ऑफ ए क्या हो गया, 0, क्लियर है, क्योंकि अगर क्या हो जाएगा, लॉरेंज रेखा अगर कहाँ पर आ जाए, ओजेड पे आ जाए, मतलब कि क्या हो गया, ये एरिया जो बन रहा था, क्यों बन रहा था, क्योंकि असमानता है अभी, क्लियर है, लेकिन ये क्या हो गया, खिसक कर कहाँ पर आ गया, अगर ओजेड पे आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर आप वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ऊपर में, तो एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक, तो 0 डिवाइड बाय अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एक्स जेड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी, क्लियर है, क्या मिलेगी, 0। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ओजेड क्या है, समानता की रेखा है, जहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, y, मतलब जितना इनकम मिल रहा है उतना इनकम क्या हो रहा है, वितरित भी हो रहा है समान रूप से, मतलब यहाँ पर विषमता क्या है, 0 है। तो आप समझ सकते हैं गिनी इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 आएगी तो विषमता क्या होगी, 0, हमने पहले ही बताया था, क्लियर है। और ये जो लॉरेंज वक्र में जो उन्होंने कहा था, किसने, लॉरेंज ने, ठीक, कि अगर जो है कोई भी देश की रेखा, कोई भी देश अगर कहाँ पर बिलोंग करता है, ओ जेड पे बिलोंग करेगा, तो मतलब क्या होगा, वहाँ पर आर्थिक समानता होगी, वहाँ पर आर्थिक विषमता क्या होगी, वहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर गिनी इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अगर 0 आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विषमता 0 हो रही है। और 0 कब आ रहा है, अगर जो लॉरेंज रेखा कहाँ पर बिलोंग करती है, अगर जो है वो ओजेड पे बिलोंग करती है। इसको गणितीय रूप में क्या किया, गिनी ने सिद्ध किया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर लॉरेंज रेखा कहाँ पर होती है, ठीक, ये लॉरेंज रेखा अगर जो है कहाँ पर आ जाए, ओ एक्स पे आ जाए, क्लियर है, अगर जो है ये लॉरेंज रेखा कहाँ पर आ जाए, ये ओ एक्स पे आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया होगा, क्लियर है, ये एरिया कहाँ तक बढ़ जाएगा। अगर जो है ये लॉरेंज रेखा कहाँ पर आ जाए, ये लॉरेंज रेखा अगर जो है ओ एक्स पे आ जाए तो ये एरिया पूरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बढ़ जाएगा ऐसा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एक्स जेड, अब देखिए यहाँ पर ओ एक्स जेड, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ, ये रेखा कहाँ आ चुकी है, खिसक कर लॉरेंज रेखा यहाँ आ चुकी है ओ एक्स पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एक्स जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए। तो एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एक्स जेड दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एफ जेड की वैल्यू एरिया ऑफ ए रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 1, क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो अगर 1 आता है तो विषमता क्या होगी, अधिकतम। लॉरेंज ने भी क्या बताया था, अगर जो कोई भी देश कहाँ बिलोंग करेगा, अगर ओ एक्स पे बिलोंग करेगा तो आर्थिक विषमता क्या होगी, वहाँ पर अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लियर है, यहाँ पर क्या होता है, x इज मोर ग्रेटर देन y, क्लियर है, मतलब आय क्या हो रहा है, प्राप्तकर्ताओं में जो है समान रूप से नहीं बंट रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अगर 1 आ रहा है तो विषमता क्या हो रही है, यहाँ पर अधिकतम हो रही है। और यहाँ पर 1 कब आ रहा है, अगर लॉरेंज रेखा कहाँ पर बिलोंग करती है, अगर वो ओ एक्स पर बिलोंग करती है, क्लियर है। इससे ही क्या कहा गया है, PGI, पुअर्टी गैप इंडेक्स, क्लियर है, इसे ही क्या कहा गया है, पुअर्टी गैप इंडेक्स, क्लियर है, क्या कहा गया इसे, पुअर्टी गैप इंडेक्स। अब देखिए जो पुअर्टी गैप इंडेक्स है, ये किसके बीच जो गैप दिखा रहा है, ये गैप किसके बीच दिखाता है, एक अमीर, क्लियर है, और एक गरीब के बीच, एक अमीर और किसके बीच, एक गरीब के बीच। ये जो PGI है आपका, पुअर्टी गैप इंडेक्स है, ये पुअर्टी गैप क्या दिखाता है, ये पुअर्टी गैप इंडेक्स दिखाता है अमीर और गरीब के बीच क्या दिखाता है, ठीक, अंतर को दिखाता है, क्लियर है। लेकिन ये गरीब के बीच में अंतर नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन ये क्या नहीं दिखा रहा है, गरीब के बीच में अंतर नहीं दिखा रहा है। इसके लिए फिर कौन आएंगे, इसके लिए भारत के अर्थशास्त्री कौन आएंगे, अमर्त्य सेन आएंगे, क्लियर है, कौन आएंगे, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन आएंगे, और क्या देंगे, वो सेन सूचकांक देंगे, और साथ में बताएंगे क्या, ठीक है, PGI के बदले क्या लेकर आएंगे, वो SPGI, स्क्वायर्ड पुअर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पुअर्टी गैप इंडेक्स, पुअर्टी गैप इंडेक्स,
क्लियर है। देखिए गिनी ने क्या बताया था, पीजीआई पुअर्टी गैप इंडेक्स, जो अमीर और गरीब के बीच में क्या दिखा रहा है, अंतर दिखा रहा था, लेकिन गरीब के बीच में अंतर नहीं दिखा पा रहा था। तो इसके लिए कौन आएंगे, अमर्त्य सेन आएंगे और क्या देंगे वो, एसपीजीआई स्क्वायर्ड पुअर्टी गैप इंडेक्स, वर्गीकृत गरीबी अंतराल, वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक। क्लियर है। और ये दिखाया किसके बीच में, एक गरीब के बीच में क्या दिखाएगा, अंतर को दिखाएगा, और यही क्या कहलाएगा आपका, सेन सूचकांक कहलाएगा। और इसी सेन सूचकांक को दिया अमर्त्य सेन ने, इसलिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। क्लियर है। अब देखिए ये भी क्या, थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी हम जल्दी से। देखिए अमर्त्य सेन ने क्या बताया था, इनका जो एसपीजीआई था वो क्या था, देखिए फिर सेन सूचकांक क्या था, आसान था ये भी। तो अमर्त्य सेन ने क्या किया, यहाँ पर एक पुअर्टी लाइन बनाई, एक गरीबी रेखा यहाँ पर बनाया, और इसके बाद क्या किया, इन्होंने कहा कि इस लाइन के ऊपर क्या होंगे, व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और नीचे जो होंगे वहाँ गरीबों को 3 श्रेणियों में बांटा उन्होंने, ए, बी और सी। ए को कहा उन्होंने गरीब, बी को कहा मध्यम गरीब, और सी को क्या कहा उन्होंने, अत्यंत गरीब। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें जितने भी अत्यंत गरीब हैं उन्हें क्या बनाया जाएगा, मध्यम गरीब। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश से क्या होगा, आपका अत्यंत गरीब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और बचेंगे क्या, सिर्फ आपके मध्यम गरीब। फिर एक और कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें क्या किया जाएगा, जो मध्यम गरीब हैं उन्हें क्या बनाया जाएगा, उन्हें गरीब बनाया जाएगा। इस तरह से जितने भी जो मध्यम गरीब हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके देश समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, और जितने भी क्या हैं आपके गरीब हैं उन्हें गरीबी रेखा से क्या कर दिया जाएगा, ऊपर ढकेल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका, क्लियर है, गरीबी क्या कर सकते हैं हम, दूर कर सकते हैं। इसे ही क्या कहा गया था, सेन सूचकांक कहा गया था। यही था क्या आपका एसपीजीआई स्क्वायर्ड पुअर्टी गैप इंडेक्स। और इसी सेन सूचकांक के कारण अमर्त्य सेन को क्या मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। तो इससे आपने क्या देख लिया, सापेक्ष गरीबी देख लिया, सापेक्ष गरीबी में लॉरेंज कर्व भी देख लिया आपने, और साथ में उसकी गणितीय व्याख्या किसके द्वारा, गिनी के द्वारा। तो वहाँ पर गिनी इंडेक्स भी आपने देख लिया। क्लियर है। तो इस तरह से पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, गरीबी के रूप निरपेक्ष गरीबी और कौन सा आपका सापेक्ष गरीबी। क्लियर है। रिलेटिव पुअर्टी एंड एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या हो गया आपका यहाँ पर खत्म हो गया। क्लियर है। चलिए तो अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या इसके आगे गरीबी निवारण के उपाय देखेंगे या गरीबी के कारण भी देखेंगे। क्लियर है। चलिए थैंक यू।